हेलो 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 बच्चों। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। सिविल लाइंस। गुड आफ्टरनून बोलते ही याद आई है ना। अच्छा, हम बायोटेक का ही चैप्टर पढ़ रहे थे ना। अभी ना कुछ क्वेश्चंस हमें मतलब ग्रुप में शेयर किए गए हैं, है ना। ये चैप्टर पहले तो कंप्लीट करेंगे आज। पहले ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे बेटा, और ना हमें कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में प्लानर के हिसाब से शेयर किए गए जो तुम्हें और कराने हैं। तो हम आज वो भी क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर को। यहाँ तक चीजें वैसे सबको क्लियर है क्या? बेटा एनसीईआरटी से पढ़ा था आपने चैप्टर? ठीक है। आज हमारा इस चैप्टर का कौन सा लेक्चर है बताओ जरा फिर। कौन सा लेक्चर है हमारा? इस चैप्टर का कौन सा लेक्चर है जो हम पढ़ेंगे आज? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है? थर्ड। लाइट चलेगी, अभी ऑन कर रहे हैं। मैं कुछ लाइट ऑफ कर देता हूँ। इसका हमारा ये लेक्चर नंबर थर्ड है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट कर ले बेटा फिर। अब आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। अभी और तो किसी क्लास ने करेक्ट नहीं होना। एक तुम थोड़ा बहुत तो बोला करो ना। यस। हमें आज कौन सा टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करना है बताओ। हमें इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चों? बोला तो करो भाई। जल्दी बताओ फटाफट से, फिर तभी स्टार्ट करेंगे, बोलो। बोलो बेटा। चलो करते हैं स्टार्ट।
टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका हम, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? बोलो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेटा वो सभी एनिमल्स जिसके अंदर हमने बायोटेक की हेल्प से, एक्सटर्नल सोर्स से जीन इंसर्ट कर दिया, है ना, और हमने एक तरीके से नया जीन इंसर्ट कर दिया, उनको हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोला है, राइट? तो देखो हमने क्या बोला बेटा, एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फोरन जीन, ऑल्सो नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना। तो बेटा जिनके अंदर हमने बाहर से एक्स्ट्रा फॉरेन जीन डाल दिया है, इंसर्ट कर दिया है। और एक बात और जरा सोचने की है बेटा, कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे भी बनाए जा रहे हैं जो ह्यूमन की लाइफ को रिड्यूस करेंगे, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो हम तो यहाँ पर बेटा सारे के सारे पॉजिटिव बातें करेंगे, लेकिन ट्रांसजेनिक एनिमल का कुछ नेगेटिव इस्तेमाल भी जल्दी होने वाला है, ताकि ह्यूमन की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। कि डायरेक्ट तो ह्यूमन को मारना पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से उसको मारा जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से। तो हम तो इस चैप्टर में बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स के सारे पॉजिटिव चीजें डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन कौन आता है देखो, चूहे आते हैं बेटा, रैबिट्स आते हैं बेटा, पिग्स आते हैं, शीप, काउस, फिशेस। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं बेटा जिनकी बॉडी में हम एक्स्ट्रा जीन बाहर से इंसर्ट कर चुके हैं, है ना। और जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल हमने आज तक बनाए हैं बच्चों, ध्यान रखना 95% जो एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं बेटा, 95% से भी ज्यादा उसमें क्या है बेटा, माइस हैं, चूहे हैं। उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा इजी होता है ना, चूहों को कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान होता है। अब बात ये आती है बच्चों की ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए ही क्यों है हमने? हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए ही क्यों है बेटा? क्यों किया हमने ऐसा? हमने ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए हैं? तो क्वेश्चन ये है हमारे सामने, व्हाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, है ना। और हमें क्या इस मॉडिफिकेशन से फायदा होने वाला है ना। तो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या फायदा होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा जो हमें होने वाला है बेटा, वो है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अच्छा एक बात बताओ, आपने चैप्टर पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे आपने एक टॉपिक पढ़ा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपने ये भी पढ़ा होगा शायद, बॉटनी का चैप्टर है ये, कि प्रोजेक्ट वो शायद 1990 में लॉन्च हुआ था और 2003 तक लगभग लगभग वो कंप्लीट हुआ था, है ना। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, है ना बच्चों। तो अगर हम जरा उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, वहां पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन की सेल के अंदर 30,000 जीन्स हैं। पहले लोगों को कंफ्यूजन था, कोई बोलता था 1 लाख हैं, कोई कुछ बोल रहा था 80,000 तो 1,40,000, मतलब कंफ्यूजन था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने क्लियर कर दिया कि हमारे पास टोटल 30,000 जीन्स हैं। अब हमारे वो 30,000 जीन्स क्या क्या फंक्शन करते हैं, इसके बारे में तो जानना है ना। वो 30,000 जीन्स क्या फंक्शन कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, तो वो बात भी जाननी है। अब वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम बेटा ह्यूमन पे तो नहीं कर सकते, ह्यूमन का जीन निकालेंगे, एनिमल्स में डालेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा जीन क्या वर्क कर रहा है। तो हर एक जीन की बेटा नॉर्मल फिजियोलॉजी जानने के लिए, है ना, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और बेटा उसका हमारी डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो हमने एज ए एक्सपेरिमेंट मॉडल एनिमल को चुन लिया।
अगर जान जाएगी भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि ये बात गलत है। वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है, पर ह्यूमन बीइंग अपने आप को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं बाकी सभी एनिमल से, है ना। तुमने ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया बेटा, देखो, कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। हमारे जो जीन्स हैं, 30,000 जीन्स हमने पढ़े हैं बेटा, आपने ये भी पढ़ा होगा, सबसे बड़ा जीन आपका डिस्ट्रोफिन जीन है, वो कैसे रेगुलेट हो रहा है ना। एंड हाउ दे अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, किस तरीके से वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, वो भी हम किस पे स्टडी करेंगे बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे, एंड इज डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन growth such as insulin-like growth factor by introducing genes from other species that alter formation of this factor and studying the biological effect that result in formation। अल्टीमेट बात यही है बेटा, हमारे पास जो जीन्स हैं, हम सिंगल सिंगल जीन को एनिमल की बॉडी में डालेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि वो जीन का जो एक्सप्रेशन क्या है, उसकी वजह से कौन कौन सी बॉडी की फंक्शनिंग में चेंजेस आता है, उसकी वजह से बॉडी की डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा बेटा एप्लीकेशन क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज। एक बात बताओ, अगर तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम किसी भी डिसऑर्डर का तभी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाओगे जब तुम्हें उसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होगी। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप उस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे कर पाओगे। तो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए भी डिजाइन किए हैं कि हम जो ऐसी ड्रेडफुल डिजीज है जिनसे डेथ हो जाती है ना, तो हम ये चीज करना चाहते हैं, जिनसे डेथ हो जाती है बेटा, हम उनका ट्रीटमेंट ढूंढना चाहते हैं। उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे और वो एक्सपेरिमेंट बेटा हम ह्यूमन पे नहीं कर सकते, उनको हमें एनिमल पे ही करना होगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए भी डिजाइन किए गए हैं बेटा, ताकि हम डिसऑर्डर की स्टडी कर सके ना। क्लियर है बच्चों। तो ट्रांसजेनिक एनिमल हमने इसलिए भी डिजाइन किए गए हैं ताकि हम डिसऑर्डर की स्टडी को अच्छे से कर सके। एक सेकंड में पानी पी रहा हूँ।
हेलो हेलो हेलो। तो बेटा देखो जरा, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाया है? ताकि हम लोग क्या कर सके बेटा, किसी भी डिजीज की स्टडी प्रॉपर तरीके से कर सके, है ना। तो मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग, है ना, हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कि कैसे एक जीन डिजीज की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसीलिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया है ना। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मेड फॉर ह्यूमन डिजीज, so that investigation of new treatments for disease is made possible। आपको पता है बेटा, कैंसर का भी ट्रीटमेंट अब धीरे धीरे काफ़ी इजी हो चुका है, आता जा रहा है। कैंसर का भी आ रहा है, एड्स का भी आ रहा है, काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं बेटा, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर भी आपने सुनी होंगी, उनका भी ट्रीटमेंट आता जा रहा है धीरे धीरे। वो सब बायोटेक की वजह से आ रहा है। तो हम वो सारे एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं बेटा? ट्रांसजेनिक एनिमल पर कर रहे हैं। तो टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो कितनी सारी डिसऑर्डर हैं बेटा जो काफी सीरियस है। कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, अल्जाइमर हो गया। इन सभी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए हमने जो मॉडल बना रखे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, हम उनकी हेल्प से पूरी रिसर्च कर रहे हैं उस डिजीज के ऊपर, ताकि उसका हम ट्रीटमेंट बहुत परफेक्ट तरीके से बना सके, है ना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके देखो, एक बात बताओ बच्चों, हम लोग काफी सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें काफी सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। डीएनए को निकालना पड़ता है, उसके फ्रेगमेंटेशन करने पड़ते हैं, उसको जोड़ना पड़ता है वेक्टर के साथ, बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना पड़ता है, कल्चर करना पड़ता है, प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। वो बहुत लंबी प्रोसेस है और काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या प्लान किया, उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम ना एक जीन निकाल के किसी एनिमल में डाल देते हैं। जब तक उसकी लाइफ होगी ना, वो हमें प्रोडक्ट देता रहेगा, हमें बार बार कुछ करने की नीड ही नहीं है। मतलब हमको एक ऐसा एनिमल ले लेते हैं, उसमें अपनी डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाता रहेगा, हमें फ्री में मिलता रहेगा। जैसे गाय से हमें दूध मिलता रहता है ना। अदर एनिमल से हमें कोई प्रोडक्ट मिलता रहता है, तो हम लोग बाहर से ऐसा जीन इंसर्ट कर देंगे जिससे हम जीन बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जब तक उसकी लाइफ है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, है ना। जैसे देखो, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और वो बहुत महंगे भी होते हैं भाई, उनको बनाना बहुत महंगा पड़ता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस यूजफुल बायो प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ portion of DNA or gene which code for particular product such as human protein। आपने सुना होगा बेटा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन टू ट्रीट एम्फीसीमा। आजकल बेटा स्मोकिंग ट्रेंड बन चुका है। तुम्हारी एज ग्रुप के बच्चे काफ़ी स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग करने से बेटा उनके लंग्स का जो सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाता है, उनको एक डिसऑर्डर होती है बेटा एम्फाइसीमा। अब इस प्रॉब्लम का बेटा ट्रीटमेंट, ये प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब इसको बनाना पड़ रहा था महंगा, है ना, इसको बनाना पड़ रहा था महंगा। तो हमने क्या किया बेटा, क्योंकि इसके पेशेंट ज़्यादा हैं, अब ज़्यादा महंगा होगा तो सब इसको ले नहीं पाएंगे, तो काफ़ी लोगों की डेथ हो जाएगी। तो हमने एक तरीके से सोल्यूशन ढूंढा। प्रोडक्शन में भी दिक्कत आती है बेटा, हमें मैन पावर ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो हमने क्या प्लान किया, एक जीन निकाला, अल्फा एंटीट्रिप्सिन का जीन निकाला, इस जीन को शीप इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो शीप फिर हमारे को ये प्रोडक्ट दे रही है, और हम इन पेशेंट के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ कर रहे हैं। Similar attempts to being made for the treatment of PKU, फिनाइल कीटोनूरिया। अगर PKU की बात करें बच्चों, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें आपको पता है एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, पीएच एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, उस एंजाइम को बायोटेक की हेल्प से बनाने से बढ़िया हम किसी एनिमल में डाल देते हैं, फिर वो एनिमल से प्रोडक्ट निकाल के हम पेशेंट को प्रोवाइड कर देते हैं ना। पीके हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। 1997 की बात है, ये क्वेश्चन कई बार आता है बेटा, है ना। जो सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ थी हमारी, वो क्या थी बेटा? रोजी थी, है ना। उसने क्या प्रोड्यूस किया बेटा? अगर हम बात करते हैं उस रोजी की क्या खास बात थी, हमने उसके अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस कर रखा था। उस जीन की खास बात ये थी बच्चों, उस जीन को इंट्रोड्यूस करने से वो जो गायें हैं हमारी, उसके मिल्क के अंदर एक प्रोटीन बहुत अच्छा
प्रोड्यूस हो पा रहा था उसका नाम था बेटा ह्यूमन अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन, है ना। और अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये प्रोटीन बेटा बच्चों की मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल काव है बेटा, उसके मिल्क में प्रोटीन की क्वांटिटी तो है पर इतनी प्रॉपर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन जो रोजी काव हमने बनाई है बेटा 1997 में, इसमें हमने जो जीन इंट्रोड्यूस किया है अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन जीन, इससे हमें बेटा 2.4 ग्राम पर लीटर, जो कि काफी सफिशिएंट है बेटा, जो नेचुरल काव मिल्क में आपको नहीं मिलता, आपको इस गाय से मिल जाएगा, रोजी से। तो ये भी बेटा एक बेनिफिशियल ही है। वैक्सीन सेफ्टी ना, वैक्सीन सेफ्टी। तो बेटा कोई भी वैक्सीन अगर हम मान लो मार्केट में आती है, कोविड की वैक्सीन आ रही है, कोई भी वैक्सीन मार्केट में आती है बेटा, बिना टेस्टिंग के वैक्सीन मार्केट में नहीं आती। बिना टेस्टिंग के बेटा किसी भी वैक्सीन को ह्यूमन पर यूज नहीं किया जाता। ऐसे नहीं कि कोई भी वैक्सीन बना दी और डायरेक्ट ह्यूमन उसको यूज कर लेगा, नहीं। उसकी पहले टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग पहले एनिमल्स पर होती है, फिर एक टेस्टिंग ह्यूमन पर होती है, फिर वो पब्लिकली सबको दिया जाता है वैक्सीन। तो वैक्सीन सेफ्टी, तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप फॉर द यूज ऑफ टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस, है ना। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। एक बात बताओ जरा, हम माइस की बात कर रहे हैं, माइस भी तो मैमल ही है, हम भी मैमल है, वो भी मैमल है, तो उसकी हमारी काफी सिमिलरिटीज है, इसलिए टेस्टिंग करने में कोई बुराई भी नहीं है ना। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलेबल, दे कुड बी रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी, है ना। मंकीज हो गया बेटा, टेस्ट सेफ्टी द बैचेस ऑफ वैक्सीन। तो सीधी सी बात ये है, एक बार माइस पर टेस्टिंग करने के बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि दूसरे किसी और मैमल पर ट्राई किया जाए, है ना। काऊ पर ट्राई किया जाए, मंकीज पर ट्राई किया जाए, उससे थोड़ा सा चीजें हमारी और अप्रूव हो जाती हैं, क्लियर हो जाता है कि हाँ इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग, मेडिकल स्टोर पर जितनी भी दवाइयां आती है बेटा, आपने मेडिकल स्टोर पर देखी होगी, काफी सारी टैबलेट देखी होंगी, बहुत सारी जितनी भी दवाइयां मार्केट में आती हैं, कोई भी दवाई बेटा, कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग, टेस्टिंग के बिना हम लोग मार्केट में उसका एक तरीके से कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते, ह्यूमन यूज नहीं कर सकते, तो उसकी पहले टेस्टिंग होती है। तो केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग, बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे हैं जो हम घरों में यूज कर रहे हैं, उनकी भी पहले टेस्टिंग ही होती है ना। दिस इज नॉन एज टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज द सेम, है ना, यूज दैट टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, प्रोसीजर सेम रहेगा। जैसे हम वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं वैसे हम ड्रग्स की करेंगे, केमिकल की करेंगे बेटा, है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंस। हम उनमें ना बाहर से जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं बेटा कौन सा एनिमल कितना सेंसिटिव हो सकता है किसी भी ड्रग के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ड्रग्स सही होती हैं, मेडिसिन सही होती है, लेकिन वो रिएक्ट कर जाती हैं, है ना, सेंसिटिविटी की वजह से। तो अल्टीमेट यही है बात बेटा इसके अंदर, कि हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए बनाते हैं, उसके टोटल 5 हम यूजेस देख रहे हैं यहाँ पर। एक तो हमने क्या देखा बेटा, ताकि हम अपने सभी जीन्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट को स्टडी कर सके, है ना। और किसी भी डिसऑर्डर का अगर हम प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो वो सारे एक्सपेरिमेंट हम ट्रांसजेनिक एनिमल पर ही करते हैं, है ना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं हम, है ना। वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग। लास्ट आता है बेटा हमारा एथिकल इश्यूज। ये एथिकल इश्यूज क्या है बेटा बताओ जरा। एथिकल इश्यूज, जैसे आप तो बेटा जेनजी हो, आप तो अलग जनरेशन के बच्चे हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तो आप तो हमेशा बायोटेक के फेवर में ही बातें करोगे। आप तो बोलोगे कि सब बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं तो आप उसको भी बढ़िया ही कहोगे। लेकिन अंदर की बात आपको क्या पता कि क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, क्या हो रहा है वर्ल्ड के लेवल पर, अंदर की बातें आपको तो नहीं पता ना। और उसको बातों को भी साइड में रख दें, एक थोड़ा सा हम अपने दिल से पूछें
कि जिसका जो चीज नेचर ने डिजाइन कर दी, हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है, वो बहुत गलत भी तो साबित हो सकता है। तो हम लोग को तो, हम तो बायोटेक पढ़ रहे हैं, हमें तो अच्छा लगेगा सब कुछ कि बढ़िया हो रहा है, हम जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्वांटिटी भी अच्छी बन रही है, क्वालिटी भी अच्छी बन रही है। हम तो A to Z बायोटेक की सारी पॉजिटिव बातें ही करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद ही नहीं है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हम लोग इस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो चीज़ें सही नहीं है, है ना। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर एक कमेटी को बनाया गया, जो क्या है बेटा, GEAC, उसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, है ना। कहने का मतलब एक कमेटी बनाई बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, एक कमेटी को बनाया गया। अब होता क्या है, ये कमेटी क्या करती है बेटा, ये डिसाइड करती है कि हमें, कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का, या कोई एक्सपेरिमेंट करने का, या बायोटेक बेस्ड कुछ भी करने का आपका मन कर रहा है, आपको इनकी परमिशन लेनी होगी। ये सबसे पहले आपको पूरा प्रोफाइल चेक करेंगे बेटा, कि आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, सब कुछ पूरी डिटेल ली जाएगी रिटर्न में आपसे, सब कुछ, है ना। और वो अगर नेचर के अगेंस्ट है, सबसे पहले तो आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। और वो कहीं ना कहीं नेचर के फेवर में है और ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, तब आपको यहाँ से परमिशन मिलेगी, आप तब उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, और उससे अलग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, चीजों को रेगुलेट किया, कंट्रोल किया, क्योंकि अनकंट्रोल्ड वे में अगर काम होगा तो चीजें इम्प्रॉपर ही होंगी। तो GEAC हमारी कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, है ना। क्लियर है बात। तो इस तरीके से बेटा, अब यहां पर आपने फिर देखा होगा कुछ, देखते हैं चीजें मेन मेन। आपने राइस के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर दो टर्म ये आती है, बायो पायरेसी आती है और बायो पेटेंट आता है। बायो पायरेसी का मतलब होता है चुराना चीजों को। तो एक तरीके से अमेरिकन कंपनी ने बेटा हमारे राइस को चुराया ही है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इंडियन बासमती राइस को अपने नेम से पेटेंट करा लिया। अब पेटेंट कराने से उन्हें क्या फायदा होगा, है ना, उनका बिजनेस बनेगा। हमें क्या नुकसान होगा, हमारी चीज का हमें पे करना पड़ रहा है, ये नुकसान है हमारे को। अब सोचो, जिस घर में आप रह रहे हो, आपने वो खरीदा है अपनी मेहनत से, आप उसका रेंट किसी गवर्नमेंट को क्यों पे करोगे, जब वो खरीदा ही आपने है, जब वो है ही आपका, आपका प्राइवेट है खुद वो, तो आप क्यों किसी को फालतू का रेंट दोगे। तो ऐसे ही बेटा, अगर हम अमेरिका की बात करें या काफ़ी सारी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, वो ना एक तरीके से नॉलेज के मामले में थोड़ा सा आगे हैं हमसे। अब नॉलेज के मामले में आगे हैं, इंफॉर्मेशन के मामले में आगे हैं, बायोडाइवर्सिटी के मामले में इतना आगे नहीं है। बायोडाइवर्सिटी के मामले में अगर हम इंडिया की बात करें, राइस को अगर हम सोचें, तो इंडिया में राइस की जो वैरायटीज है, देखो जरा बेटा, 2 लाख वैरायटी है राइस की, 2 लाख वैरायटी राइस की इंडिया के अंदर। समझे बात को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगाई, प्लांट ब्रीडिंग की, इंडिया की वैरायटी को उठाया, अमेरिका की वैरायटी को उठाया, उनका आपस में बेटा प्लांट ब्रीडिंग कर दी, एक ऐसी वैरायटी बना दी और अपने नाम से पेटेंट करा दी। और उन्होंने बोला कि ये बासमती हमारी नेटिव वैरायटी है, अमेरिकन वैरायटी है। तो वर्ल्ड वाइड को भी कोई भी अगर उसको यूज कर रहा है बेटा, उनको कुछ ना कुछ अमाउंट उनको पे करना पड़ रहा है। तो ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में क्या हुआ बच्चों, इसके ऊपर काफी चीजें हुई, है ना। एक तरीके से ऐसा मान सकते हो कि हमने भी रिक्वेस्ट की उनसे पहले तो, कि नहीं ये इंडियन वैरायटी है राइस की। लास्ट में फिर काफी सारे एफर्ट्स के बाद, है ना, काफी सारे प्रूफ देने के बाद कि हाँ सच में इंडिया की ही वैरायटी है बासमती, प्रूफ देने के बाद आज राइस दोबारा से हमारे नेम से पेटेंट हो गया, है ना। ये भी एक फायदा ही है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, 1997 की बात है, अमेरिकन कंपनी ने बेटा पेटेंट ले लिया था बेटा, है ना, US पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस। तो ये चीजें गलत थी, इसको हम बेटा इसको हम बायो पायरेसी बोलते हैं। और अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेना, उसको बोलते हैं बायो पेटेंट, है ना। तो ऐसा बेटा नीम के साथ भी हुआ है, हल्दी के साथ भी हुआ है, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट के साथ हुआ है। तो US एक तरीके से चोरी करने के मामले में नंबर 1 भी है। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, है ना। इसी को हमने बेटा क्या बोला है,
बायोपायरेसी बोला, बायोपायरेसी। बायो का मतलब बेटा क्या है, लिविंग, है ना। पायरेसी का मतलब चुराना। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारी कोई चीज है, या तुमने कोई रिसर्च की है, या तुम्हारी भी कोई भी चीज है बेटा, कोई भी बायोडाइवर्सिटी है, तुम्हारा बिना तुम्हारे ऑथराइजेशन के, बिना तुम्हारी परमिशन के अगर कोई उसका यूज कर रहा है, उसको हमने बोला बेटा पायरेसी, बायो पायरेसी, ठीक है। बिना कुछ तुम्हें पे किए। भाई ये बेसिक सी बातें कर लोगे क्या? कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले फिर अब। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले क्या? ठीक है। ज्यादातर तो बेटा क्वेश्चन देखो, चैप्टर देखो। अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, क्योंकि ना हमें मतलब कम टाइम में चीजें कंप्लीट करनी है। ये वैसे सिक्कल सेल एनीमिया, ये तो बॉटनी का क्वेश्चन है। चलो फिर भी बताओ जरा। ए, ये वैसे बॉटनी का क्वेश्चन है बेटा। पढ़ लेते हैं एक बार, सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में क्या है लिखा हुआ है। caused by the substitution of valine by glutamic acid in the beta globin chain of hemoglobin। ये डोमिनेंट तो है नहीं बेटा, है ना। ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है बेटा, सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पर वेलाइन आ जाता है, जिससे हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन बढ़ जाता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा वैसे तो। सही है इसका ये आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसको बताओ चलो। ये बताओ। बोलो। ये भी बॉटनी से है बेटा। बोलो इसके बारे में कुछ। ये क्वेश्चंस बेटा वैसे बॉटनी जूलॉजी के मिक्स हैं। सेकंड, सेकंड जवाब दिया बेटा, देखते हैं चलो। वायरसेस। अगर देखा जाए बेटा, जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिखे हैं, सेल टाइप लिखी है बेटा, सबसे छोटे तो वायरस ही हैं। 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। ए एस, ए एस, यानी यहाँ पे ये तो ऑप्शन बन ही नहीं सकता बेटा, ये भी नहीं बन सकता। या तो ये बन सकता है या बन सकता है बी, देखते हैं बी, बैक्टीरियम। और सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा, सबसे बड़ी सेल होगी यूकेरोटिक सेल। सी का क्या होना चाहिए बेटा, क्यू होना चाहिए। सी का क्यू होना चाहिए। सी का क्यू यहीं पर ही है। सही है। ये भी गलत है, तो ये आंसर ठीक है बेटा। पीपीएलओ, बी आर, अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर।
बैक्टीरियम 1 to 2। ठीक है। पीपीएलओ जानते ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। सही है, आप तो काफी सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट बेटा। ये बॉटनी के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। पर जूलॉजी के देख लेते हैं पहले, बॉटनी वाले फिर तुम्हारे को बॉटनी वाले मैम करा देंगे ना। ये तो वैसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसका जवाब दे पाओ तो। बोलो। हेलिकेस क्या करता है, गाइरेस क्या करता है, प्राइमेस क्या करता है? ये एप्लीकेशन में पढ़ा होगा आपने, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी बॉटनी से ही है क्वेश्चन। बोलो बेटा। ये क्या जवाब दिया बेटा? हम्म। बोलो ना। हेलिकेस। फोर्थ। हेलिकेस ओपनिंग ऑफ डीएनए कर रहा है। गायरेस डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? प्राइमेस आरएनए प्राइमिंग कर रहा है। सी फोर्थ यहाँ पर भी है। ये हट गया, ये हट गया। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड कर रहा है। डी 1। डी 1। ठीक है। बी 3। हाँ। देखो, जब तुम डीएनए को खोलते हो, डीएनए की अनवाइंडिंग करते हो, तो टेंशन तो क्रिएट होता है ना। टेंशन, टेंशन को रिमूव कौन करता है? या तो टोपोआइसोमरेज करता है, या कौन करता है? गायरेज करता है। हेलिकेज तो खोलता है डीएनए को, ये टेंशन को दूर करता है बेटा, सुपर कोइलिंग को। प्राइमेस प्राइमर बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज ज्वाइनिंग करता है न्यूक्लियोटाइड्स की, है ना। बॉटनी के क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, अभी देखता हूँ, चलो मैं जूलॉजी के निकाल के। देखिए होगा भाई। ये तो क्वेश्चन ही चले गए। चलो ये कर लेते हैं डिस्कस। वो ना मिक्स क्वेश्चन थे बॉटनी जूलॉजी के, ये बता दो चलो, इसका जवाब दो। ये जूलॉजी के हैं, वो क्वेश्चन अपने आप ही चले गए।
बोलो बेटा, ऐसा क्या आंसर होगा? ये ज्योलॉजी के क्वेश्चन है, कुछ बोलो। सेकंड। सही है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, फर्स्ट और सेकंड? टाइट जंक्शंस आर प्रेजेंट इन द कार्डिक मसल, है ना? ये गलत ही है, स्टेटमेंट नहीं होता ऐसा, टाइट जंक्शन नहीं होते बेटा वहां पर। कार्डिक मसल्स बेटा नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होती, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी तो बेटा ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा? इसका बोलो बेटा। बोलो। सेकंड। सही है। इसका बोलो बेटा। चलो आज देखते हैं, फटाफट तुम ही जवाब दोगे सारे आज। जहां पे तुम्हें डाउट लगे बता देना। देखते हैं किस पार्ट, किससे कौन सी क्लास से ज्यादा आवाज आती है, कौन से रिप्लाई ज्यादा आते हैं। थर्ड। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर। बेटा देखो, ये वाली आपकी बात सही है, ये वाली बात सही नहीं है बेटा। वोटर कैनाल सिस्टम नहीं होता, वोटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ए, है ना? वोटर वेस्कुलर सिस्टम होता है ना उनके अंदर। अब सही जवाब आया था ए। नेक्स्ट का जवाब दो बेटा। तुम्हें तो फिर क्वेश्चन ही कराने चाहिए वैसे, तुम मतलब बेसिक तो तुम्हारा मुझे लग रहा है क्लियर है सारा। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए तुम्हारे तो। थर्ड। वेरी गुड। अगर ऐसी बात है तो बेटा क्वेश्चन ही करते हैं ना फिर, वो ज्यादा बढ़िया है। वैसे हमारा बायोटेक का वो चैप्टर तो हो गया, कोई डाउट तुमने बताया ही नहीं। बोलो नेक्स्ट। बोलो बेटा। यस बेटा बोलो। इसका आंसर जाएगा बच्चों सी, है ना? नेक्स्ट बोलो बेटा। इसका बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट।
वेरी गुड। तुम तो यार काफी अच्छे बच्चे हो, सही जवाब दे रहे हो एकदम। तो क्वेश्चन ही कर लेंगे ना फिर। जो डाउट होगा तुम डाउट बता देना। सेकेंड। बोलो। ए तो नहीं है बेटा। ए तो नहीं है। सिर्फ क्यूबिडल काम कर नहीं सकता बेटा, वो तो सिलिडेट कर सकता ना बेटा। ये सही है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है। बोलो बेटा। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो बेटा। वेरी गुड। काफी सही बच्चे हो तुम। इसका मतलब ऑलरेडी तुम्हारी तैयारी कंप्लीट है। बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो बेटा। ये गलत हो गया बेटा आपका। पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है बेटा ये। ऑस्मोलैरिटी एंड पीएच। ठीक है। फोर्थ। ए सी ओनली। बी भी तो है बेटा, बी। मिमिक्री तो होती है बेटा, जो फ्रॉग अगर अपने कलर को चेंज करता है उसको मिमिक्री तो बोलते हैं। तो ए बी सी आएगा बेटा इसका। बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो बेटा। वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो बेटा।
थर्ड कैसे है बेटा? फर्स्ट नहीं होना चाहिए बेटा। थर्ड। आपकी स्कल बेटा मोनोकोंडाइलिक नहीं है, आपकी स्कल डाइकोंडाइलिक है बेटा, डाइकोंडाइलिक है ना, मोनोकोंडाइलिक नहीं है आपकी स्कल। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। बोलो बेटा। वेरी गुड। वेरी गुड। कुछ बच्चे सच में अच्छे हैं, मेरे को तो देखो। अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे चैप्टर्स, और तुम्हें इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है प्लानर के हिसाब से, तो बेटा उसमें बायोटेक का सेकंड चैप्टर तक था। क्या और भी कोई चैप्टर करना है तुम्हें इसमें? अपने ट्वेल्थ के जोलॉजी के सिलेबस में कोई और चैप्टर भी करना है क्या? एक बार बताना जरा। या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अभी तुम्हें, मतलब एक तरीके से कंबाइंड जोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ये सही रहेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी चीजें लगभग सारी की सारी प्रिपेयर्ड हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा यूजफुल रहेगा ना। जिस क्वेश्चन में मिस्टेक होगी वो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब क्वेश्चंस में ज्यादा इंटरेस्ट, ठीक है ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर, ठीक है। ओके ओके। बोलो। बोलो। वेरी गुड। मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट बोलो बेटा। हम तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर लेते, लेकिन वो चैप्टर भी एक बार करना था ना, प्लान में दिया हुआ था कि फास्ट उसका रिवीजन कराना है। वेरी गुड, सेकंड बेटा। वेरी गुड। सच में तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे तो लगा था रिप्लाई नहीं करते, पता नहीं कैसे बच्चे होंगे, लेकिन तुम सारे क्वेश्चन के सही जवाब दे रहे हो बेटा। तो आई थिंक तुम्हें चीजें सारी की सारी क्लियर है। वेरी गुड। वेरी गुड। बेटा देखो जरा, हम फिर ना एक काम करेंगे। अब जो हमारा प्लानर के हिसाब से हमारे चैप्टर में बायोटेक था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने बेटा जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस किया आपसे, है ना, और बायोटेक का प्रिंसिपल वाला चैप्टर डिस्कस किया, फिर बायोटेक का एप्लीकेशन वाला चैप्टर डिस्कस किया, जो प्लान में दिया हुआ था। अब हम मतलब क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप में आएंगे, वो जो अभी हमने क्वेश्चन की फाइल ओपन की थी ना, उसमें बॉटनी जोलॉजी मिक्स था, तो मैं बॉटनी को अलग कर दूंगा, जोलॉजी को अलग कर दूंगा। मतलब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम क्वेश्चंस करके ज़्यादा एक अच्छा आउटपुट दे रहे हो, बढ़िया है। और बाकी तुम्हें अगर कोई चैप्टर भी लगे, कुछ भी होगा, वो प्लान में जैसे अपडेट भी हो जाएगा, तुम भी
चैप्टर बता सकते हो कि हमें ये चैप्टर में इस टॉपिक में डाउट है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ना इसके बाद भी जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास है, तो आज हम अगर इतना ही करें तो मतलब हम अब बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमें नेक्स्ट क्लास में अल्टीमेट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं बस, है ना। और जो तुम टॉपिक बोलोगे उस टॉपिक के डाउट्स ले लेंगे, है ना। क्योंकि हम अपना टाइम अगर क्वेश्चंस पे देंगे वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है मुझे, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हमारी अब नेक्स्ट जब भी क्लास होगी बेटा वो क्वेश्चंस पे ही होगा मेनली का हमारा, है ना। ठीक है बच्चों, फिर हम यहाँ तक करते हैं आज। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।